साल बारिश बहुत तेज हो रही थी और साथ ही साथ ठंड भी ज्यादा पड़ रही थी। जब आसमान में काले बादल थे और नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी, विशाल अपनी पुरानी नाव पर जाल ठीक कर रहा था। ओ विशाल फिर आ गया अपनी उसी पुरानी नाव को घसीटते हुए। लोगों की नाव सोने जैसी चमकती है और तेरी यह नाव, मेरा ख्याल है इससे तो लकड़ी बेचने वाले भी मना कर देंगे। कितनी बार कहें छोड़ दे यह काम, तेरे बस का नहीं। अरे भाई मोहन, तूने सच कहा। यह बेचारा तो नदी का इतना चक्कर लगा चुका है कि खुद नदी भी इसको देखते ही कहती होगी, भाई अब मेरा पेट खाली है। और तुझे तो वैसे भी ऊपर वाले ने खाली भेजा है, ना घर में खुशी ना नाव में मछली। यह सब बोल के दोनों गांव वाले विशाल का मजाक उड़ाने लगे। विशाल शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे घुटता हुआ दर्द स्पष्ट दिख रहा था। तुम लोग हंसते हो, ठीक है हंसो, पर कभी सोचा है हर सुबह मैं टूटे सपनों को अपने हाथों में पकड़े नदी पर आता हूं। नदी की हर लहर से गुजारिश करता हूं, कृपा कर आज खाली मत भेजना। और जब हाथ खाली रहते हैं तो सिर्फ नाव नहीं, मेरी हिम्मत भी अंदर से टूट जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर मैं फिर उसी उम्मीद के साथ मेहनत करता हूं, क्योंकि मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गरीब आदमी के लिए हार मानना भी कोई विकल्प नहीं होता। अरे विशाल, हम तो सच बोल रहे हैं। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग बदलाव के सपने देखते हैं, पर सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके नसीब में लिखा हो। तेरे घर में तो बच्ची की रोने की आवाज भी धीमी पड़ गई है। क्या खिलाते हो उसे? यह सुनकर विशाल का दिल दुख से भर गया। उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया, वो मासूम सी बच्ची जो रोज पूछती थी, बाबूजी आज क्या लाए? शाम को विशाल जब घर पहुंचा तो परो मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था। 6 साल की गुड़िया अपनी मां के पास सिमटी बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भूख और सवाल दोनों थे। गुड़िया दौड़कर विशाल के पास आई। बाबूजी, उसने विशाल के हाथ देखे, खाली। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने छोटे से हाथों से विशाल के हाथ पकड़ लिए। आज भी कुछ नहीं मिला ना? बताओ, क्या आज भी हम तीनों रूखी सूखी खाकर सोएंगे? कभी कभी सोचती हूँ हमारा जीवन ऐसा क्यों है? इतनी मेहनत करने पर भी क्यों हमें सिर्फ आंसू मिलते हैं? और गुड़िया, ये मासूम बच्ची, इसका क्या कसूर है? परो, अगर मेरे बस में होता ना, तो मैं तेरे और गुड़िया के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रख देता। पर हर दिन जब मैं तुझे खाली रसोई में बैठा देखता हूं और गुड़िया की भूखी आंखें देखता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल में चाकू घोंप दिया हो। मुझे दर्द खाना ना मिलने से नहीं, तुम दोनों के आंसू देखने से होता है। बाबूजी, मुझे भूख नहीं है। नहीं बेटी, ऐसे मत बोल। बाबूजी कल जरूर कुछ लाएंगे। परो की आंखें भर आईं। लोगों के ताने मुझे मार डालते हैं। जब मुझे देख के लोग कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची को ढंग से खिला भी नहीं पाती, ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कोई पत्थर रख दिया गया हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, हमें इतना तो दे दो कि हम अपनी बच्ची का पेट भर सके। ऐसी बात मत कहो परो, हम हार नहीं मानेंगे। गुड़िया के लिए हमें लड़ना होगा। अगली सुबह विशाल फिर नदी के किनारे गया। जाल फेंकते ही लहरें ऊंची हो गईं। जाल किसी चीज में उलझा और फट गया। क्यों अपरबेल, क्यों? कितना और लूटेगा मुझे? मेरी बेटी भूखी है, मेरी पत्नी परेशान है, फिर भी क्यों हर बार मेरी मेहनत को ऐसे काट देता है? जाल के फटने से विशाल उस दिन बहुत निराश हुआ और घर चला आया। जाल के फटने से विशाल उस दिन बहुत निराश हुआ और घर चला आया। जी, आज फिर क्या हुआ जो इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं परो, पूछो मत। अब यह सब सहा नहीं जाता। जाल भी फट गई। नहीं जी, आप निराश मत होइए। हम साथ मिलके इस जाल की सिलाई का काम करते हैं। हाँ बाबूजी, मैं भी मदद करूंगी।
तीनों मिलके फटे हुए जाल को सिलने के काम में लग गए। अगले दिन विशाल सुबह सुबह ही नदी के किनारे चला गया। आज वो एक दूसरे किनारे गया था, जो कि जंगल से होकर जाना पड़ता था। हे ऊपर बेल, आज मेहनत का फल देना, गुड़िया के लिए, परों के लिए, आज मुझे कुछ तो मिले। विशाल ऊपर वाले को याद करके अपना जाल पानी में फेंका। कुछ समय बाद जब वो जाल पानी से निकालता है तो काफी सारी मछलियां उसकी जाल में थीं। बहुत बहुत धन्यवाद यूपरवेले, आज गुड़िया को कुछ खिला पाऊंगा। विशाल ने लगातार जाल फेंका और देखते ही देखते उसे काफी मछली मिल गई। दोपहर की धूप में विशाल बाजार में मछली लेकर बैठा। आइए आइए, ताजी नदी की मछली है, आज सुबह ही पकड़ के लाया हूं। तभी पीछे से मोहन की आवाज आई। ओ देखो देखो, किस्मत वाला विशाल आ गया। रघु, तू मछली बेचेगा? भाइयों, इसके पास जाके कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसी मछली लाया है जैसे गटर से निकाल कर आया हो। भाई मोहन, भाई बशीर, मैं तुम दोनों से लड़ने नहीं आया। मैं तो बस अपनी बेटी गुड़िया के लिए कुछ लाने आया हूं। उसे 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला है। अरे, अपनी बेटी का नाम लेकर दया मत बटोर। व्यापार दया से नहीं चलता। भाई रहने दो, सच में बदबू है शायद। चलो उनसे ही लेते हैं। सारे ग्राहक मोहन और बशीर से मछली खरीद कर चले गए। विशाल शाम तक वहीं बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं बिकी। शाम को जब विशाल घर पहुंचा, गुड़िया दरवाजे पर खड़ी थी। बाबूजी आ गए, आज क्या लाए? उसकी आंखों में चमक थी। विशाल ने मछलियों की टोकरी देखी तो गुड़िया की मुस्कान फीकी पड़ गई। बाबूजी, फिर नहीं बिकी? नहीं बेटी। विशाल की आवाज भर्रा गई। कोई बात नहीं बाबूजी, हम ये मछली खा लेंगे ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में नाकामयाब हूं। पूरा दिन धूप में खड़ा होकर उम्मीद लगाई थी। सोचा था कि आज गुड़िया को कुछ अच्छा खिला पाऊंगा। मुझे पता है मोहन और बशीर ने फिर आपको नीचा दिखाया है, लेकिन देखिए आज हमारे पास इतनी मछलियां हैं। चलिए इन्हें पका लेते हैं, गुड़िया को आज अच्छा खाना मिलेगा। हाँ बाबूजी, मुझे मछली बहुत पसंद है। गुड़िया ने खुश होने की कोशिश की। उस रात तीनों ने साथ मिलकर मछली खाई। गुड़िया ने जी भर के खाया और विशाल को देखकर मुस्कुराई। उस मुस्कान में विशाल को अपनी सारी थकान भूल गई। अगली सुबह विशाल वही पुराने जाल को लेकर जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर उसने फिर से जाल डाला। बार बार पसीना, आंसू और उम्मीद सब एक साथ। लेकिन घंटे बीत गए, फिर भी उसके जाल में सिर्फ 2 छोटी मछलियां ही आईं। बस अपर वाले बस, और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? मेरी बेटी गुड़िया को देखो, वो कितनी कमजोर हो गई है। क्या मेरी पत्नी के आंसू तुम्हें सुनाई नहीं देते? थकहार के विशाल 2 मछलियों को लेकर घर के लिए निकला। जब वो जंगल के रास्ते घर जा रहा था तो उसके सामने एक झुकी हुई सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। फटी साड़ी, खुरदड़े हाथ, आंखें अजीब चमकती हुई। विशाल, नदी ने आज तुझे फिर खाली भेजा है ना? विशाल हैरान। आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानती हैं आप? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मैं तो तेरा नाम जानूंगी ही ना। तू रोज मेरे आसपास जो रहता है, और तेरी बेटी गुड़िया बहुत प्यारी बच्ची है। गुड़िया को भी जानती हैं आप? बेटा, मुझे तू यह बता, क्या तू मेरी एक छोटी सी मदद करेगा?
कैसी मदद मान जी? बेटा, मेरे घर में रात के लिए कुछ भी नहीं खाने के लिए। क्या तुम मुझे अपनी 2 मछलियां दे सकते हो? विशाल सोच में पड़ गया। ये तो गुड़िया के लिए थी, लेकिन ये बूढ़ी माँ भी तो भूखी है। माँ जी, ये मछलियां मेरी बेटी के लिए हैं। गुड़िया को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला है। लेकिन आप भी तो माँ जैसी हैं। आप ले लीजिए, गुड़िया समझ जाएगी। तुम्हारा धन्यवाद बेटा। तूने अपनी बच्ची की भूख से बड़ा एक बूढ़ी की भूख को समझा। भगवान तुझे जरूर फल देंगे। और सुन, जब भी मुसीबत हो मुझे याद करना। मेरा नाम लक्ष्मी है। बूढ़ी औरत मछलियां लेकर जंगल में गायब हो गई। विशाल घर की ओर चला। शुक्रिया ऊपर बेल। शायद आपने मुझे आज यह समझाया कि मैं भी किसी के काम आ सकता हूँ। जब विशाल घर पहुंचा तो गुड़िया दौड़ कर आई। बाबूजी, आज क्या लाए? विशाल के हाथ खाली थे। गुड़िया की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विशाल का गला भर आया। कोई बात नहीं बाबूजी। परो भी बाहर आई। आज फिर विशाल ने पूरी घटना बता दी। परो ने सुना और बोली, आपने सही किया। एक बूढ़ी माँ भूखी थी, आपने उसकी मदद की। ऊपर बेल देख रहे होंगे। उस रात तीनों ने बहुत कम खाना खाया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। विशाल रोज नदी में जाता और कभी कुछ मछली मिलती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। गुड़िया धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही थी। उसकी हंसी कम हो गई थी। एक दिन विशाल ने परो से कहा, परो, यह नहीं चलेगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं गांव के सेठ हरनाम से कुछ पैसे उधार लेने की सोच रहा हूं। उधारी? लेकिन चुकाएंगे कैसे? मुखिया जी मेरे पिताजी के मित्र थे। वो साक्षी बन जाएंगे। कुछ पैसे मिल जाएं तो गुड़िया के लिए दवाई ला सकूंगा, अच्छा खाना दे सकूंगा। गुड़िया के लिए? परो की आंखें भर आईं। ठीक है, जाइए। हमारी बेटी के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। अगले दिन विशाल मुखिया जी के साथ सेठ हरनाम के पास गया। अगले दिन विशाल मुखिया जी के साथ सेठ हरनाम के पास गया। ठीक है मुखिया जी, आप अगर इसका साक्षी लेते हैं तो मैं दे देता हूं इसको पैसे, लेकिन मैं सिर्फ 2 महीनों के लिए ही पैसे दे सकता हूं। उसके बाद मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है सेठ जी, 2 महीने मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे अपनी बेटी के लिए दवाई और खाना चाहिए। और सुनो, मुखिया जी के खातिर तुझसे मैं ब्याज नहीं लूंगा। बस मेरे पैसे समय में वापस कर देना। धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद मुखिया जी। विशाल पैसे लेकर घर आया। पैसे मिल गए। 2 महीने में वापस करने होंगे। 2 महीने बहुत कम समय है। परो, डरने से किस्मत नहीं बदलती। अब मेरे पास मौका है। गुड़िया को ठीक करना है। बाबूजी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाबूजी का वादा। विशाल ने उसी दिन गुड़िया को वैद्य जी के पास ले जाकर दवाई ली। घर में अच्छा खाना भी बनाया। गुड़िया ने खुश होकर खाया। अम्मा, आज बहुत अच्छा खाना बना है। हाँ बेटी, अब रोज ऐसा ही बनेगा। परो ने मुस्कुराकर कहा। ऐसे ही दिन बीतते गए। 2 महीने करीब पूरे हो गए, लेकिन विशाल के पास उधारी के आधे पैसे भी जमा नहीं हुए थे। एक शाम परो ने पूछा, जी, अब क्या होगा? कल पैसे वापस करने हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा था गुड़िया ठीक हो जाएगी और मैं पैसे भी जुटा लूंगा। गुड़िया तो ठीक हो गई, लेकिन पैसे? उस रात तीनों बहुत परेशान सोए। अचानक विशाल को उस बूढ़ी औरत का ख्याल आया। परो, मुझे कुछ याद आया। वो बूढ़ी औरत, लक्ष्मी माँ।
मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन उस दिन विशाल ने पूरी घटना बताई। परो ने सुना और कहा, तो आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। अम्मा, मैं भी चलूंगी। नहीं बेटी, तू घर पर रह। नहीं बाबूजी, मैं भी चलूंगी। आप मेरे लिए ही तो परेशान हैं। अगली सुबह तीनों जंगल के रास्ते चल पड़े। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो जगह मिली जहां बूढ़ी औरत की कुटिया थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। माँ जी, माँ जी। विशाल ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं आया। बाबूजी, अंदर देखिए। विशाल अंदर गया। जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर सोने चांदी के गहने, सिक्के और बहुत सारा धन पड़ा था, सब कुछ खुले में। ये क्या है? बाबूजी, इतना सारा धन। हे ऊपर बेल, ये सब। विशाल ने सोचा, शायद माँ यह सब इसीलिए छोड़ा है कि मैं इससे अपनी मदद कर लूं। लेकिन ये पराया धन है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। अम्मा, बाबूजी, यहाँ इतना धन है, हम थोड़ा सा ले लें, उधारी चुका देंगे। नहीं बेटी, ये हमारा नहीं है, हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन बाबूजी। नहीं गुड़िया, चोरी पाप है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूँ, ईमानदारी से जीना। आप सही कह रहे हैं, हमें बस माँ का इंतजार करना चाहिए। तीनों घंटों वहां बैठे रहे, लेकिन माँ नहीं आई। अब चलना होगा, शाम हो गई है। बाबूजी, एक भी सिक्का नहीं लेंगे? नहीं बेटी, ऊपर बेल ने देख रहे हैं। विशाल ने दरवाजा बंद किया और तीनों घर की ओर चल पड़े। जी, अब उधारी कैसे चुकाएंगे? नहीं पता, लेकिन जो सही है वही किया। अब ऊपर बेल पर भरोसा है। अगली सुबह जब विशाल उठा तो उसे कुछ अजीब लगा। घर के बाहर कुछ आवाज आ रही थी। दरवाजा खोला तो जो देखा, उसे विश्वास नहीं हुआ। घर के बाहर वही सारे सोने चांदी के गहने, सिक्के और धन रखे हुए थे। परो, परो, जल्दी आओ। विशाल ने चिल्लाकर कहा। परो और गुड़िया भी बाहर आए। तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये कैसे यहाँ आ गया? परो हैरान थी। माँ, यह उनका चमत्कार है। विशाल की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये हमारा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है यह हमारी ईमानदारी का फल है। हमने उस धन को हाथ नहीं लगाया और भगवान ने हमें इनाम दिया। अब ये हमारा है। लक्ष्मी, माँ ने खुद हमारे घर भेज दिया। अम्मा, अब बाबूजी उधारी चुका देंगे ना? हाँ बेटी, और तेरे लिए अच्छी दवाई भी लाएंगे। लेकिन पहले हमें जंगल में एक बार जाना चाहिए। माँ को धन्यवाद देना चाहिए। तीनों फिर से जंगल की ओर चल पड़े। तो वहां कुछ भी नहीं था। कुटिया गायब थी। बाबूजी, घर कहाँ गया? बेटी, वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो ऊपर बेल की भेजी हुई थी, हमारी परीक्षा लेने। और हम पास हो गए ना बाबूजी? हाँ बेटी, हम पास हो गए। तीनों ने वहीं खड़े होकर भगवान को धन्यवाद दिया। गुड़िया ने अपने नन्हे हाथ जोड़े और कहा, धन्यवाद भगवान, अब मेरे बाबूजी खुश रहेंगे। घर लौटकर विशाल ने सबसे पहले उधारी के पैसे अलग रखे, फिर गुड़िया की दवाई के पैसे। बाकी बचे धन से उन्होंने घर के लिए राशन और जरूरत की चीजें खरीदी।
अगले दिन विशाल मुखिया जी के साथ सेठ हरनाम के पास गया। सेठ जी, यह लीजिए आपके पैसे, समय से पहले लौटा रहा हूं। सेठ हरनाम हैरान। विशाल, इतनी जल्दी? तुझे तो 2 महीने का समय था। सेठ जी, यूं पर बेल की कृपा हुई। अब मैं अपने बेटी को अच्छा जीवन दे सकता हूं। उस रात तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया। घर में खुशियों की रौनक थी। गुड़िया की हंसी गूंज रही थी, परो मुस्कुरा रही थी और विशाल, उसका दिल संतोष से भर गया था। वो समझ गया था कि असली धन पैसे में नहीं, ईमानदारी में है। असली खुशी सोने चांदी में नहीं, परिवार की मुस्कान में है। और असली सफलता दुनिया की नजरों में नहीं, भगवान की नजरों में है।